हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज मुझे जो आपको रेशियो बतानी है वो बतानी है एबिटा के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्लासेस पे मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करवा दिया है, अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कर ली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर ली है, नेट प्रॉफिट रेशियो कर लिया है, ठीक है। मैं प्रॉफिट प्रॉफिट पूरा नहीं बोल रहा, मार्जिन वैसे पूरा इसका नाम है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी मार्जिन रेशियोज हैं। मार्जिन का मतलब होता है सेल्स पे आपका कितना कट है। सीधी बात अगर मैं बोलूं, मार्जिन अगर बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, मतलब आपने सेल्स का कितना टका, तो आपने कितना कट रखा हुआ अपना, मतलब ये है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कितना मार्जिन है मतलब आपका सेल्स पे, बस भाई यही है, इसे को मार्जिन रेशियोज बोलते हैं। तभी आप देखना जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी ये सारी की सारी प्रॉफिट रेशियोज है, मार्जिन रेशियोज है, इनका हमेशा सेल्स के रिस्पेक्ट में रेशियो निकलती है। मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा सेल्स होता है, सिर्फ न्यूमरेटर बदलता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, आज जो मेरी ये रेशियो ना बेटा एबिटा के ऊपर है, ये एबिटा जो है बेटा ज्यादातर सुनने में इतना आता नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो यूएस गैप में नहीं है। देखिए वैसे तो क्या बोलूं मैं, यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों के अंदर ही नहीं है बेटा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा प्रॉफिट है जो ज्यादातर फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं जाता। मतलब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो फॉर द यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, है ना, तो क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स है तो ऑडिटेड होंगी, तो ज्यादातर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके अंदर एबिटा नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये अलग से रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स, एनालिसिस, इन सब में बनाया जाता है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। मतलब जब इंटरनल रिपोर्ट्स बनती हैं, इंटरनल मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है सिर्फ इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, एक्सटर्नल जब यूज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एक्सटर्नल यूज मतलब ये जो आप कंपनी देखते हो ना, लोगों की बैलेंस शीट, जैसे फॉर्म 10 के यूएस के केस में इनकम स्टेटमेंट देख ली, बैलेंस शीट देख ली, कैश फ्लो देख ली, स्टेटमेंट चेंज ओनर्स इक्विटी देख ली, ये सब जो आप देख रहे हो बेटा ये एक्सटर्नल यूज के लिए, मतलब एक्सटर्नल पार्टीज, जैसे शेयर होल्डर देख लेगा, अपना गवर्नमेंट देख लेगा, बैंक देख लेगा, हम सब एक्सटर्नल पार्टीज है ना। तो इनके लिए जो फाइनेंशियल, मतलब पब्लिक डोमेन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट घूम रही है बेटा वो ऑडिटेड होती है। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी ये वाला प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता। आप मुझे ऐसी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो बेटा जिसके अंदर एबिटा दिखाया जाता है, नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई एक्सटर्नल के लिए, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है बेटा, एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती, वो इंटरनल मैनेजमेंट अपने लिए बनाती है। तो मैंने आपको यही बोला, दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, एक तो एक्सटर्नल यूज के लिए जो पब्लिक डोमेन में लोगों को दिखाई जाती है, ठीक है। एक और बनती है मैनेजमेंट यूज के लिए, वो पब्लिक को नहीं दिखाई जाती, वो सीक्रेट होती है, वो मैनेजमेंट सिर्फ अपने लिए रखती है, ठीक है बेटा। आपको ऐसा लगता है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो यही कंपनी पढ़ रहे हो, आपकी गलत फहमी, कंपनी वो पढ़ती भी नहीं है बेटा, वो नहीं पढ़ती कंपनी, क्योंकि कंपनी को पता है वो झूठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप बोलोगे सर झूठी है तो हमको क्यों दे रहे हो? अरे बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे रियल लाइफ में धंधा करते हो, जैसा आपको रेवेन्यू रियल लाइफ में रिकॉग्नाइज हो रहा है, आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी ना रिकॉग्नाइज करते हो। इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो आपको किसी और की बातों के हिसाब से इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, एक्सपेंस को डालना पड़ता है। कौन है वो? यूएस गैप के हिसाब से। बेटा हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू अभी से रिकॉग्नाइज होगा, तो आप तो चाहते हो मैं अभी इसको भी दिखा दूं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट आप नहीं दिखा सकते क्योंकि यूएस गैप के कंप्लायंसेस। तो ये होता, तो बेटा ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है, नकली नकली खर्चे उसके अंदर डलते हैं। अरे नकली नकली खर्चे कर दे, नकली खर्चे कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अरे रियल लाइफ में कौन सा आपकी जेब से बेटा डेप्रिसिएशन का खर्चा निकल रहा है? नो डाउट आप अपनी मशीनरी घिस रहे हो, लेकिन आप कैसे बता सकते हो कि इतने अमाउंट का आप घिस रहे हो? आपने बस एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया, 10% है, मशीन ने आपको आके बताया मैंने 10% घिसी हूं, मुझे 10% डाल, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बस आप अपने फंडा लगा रहे हो, दुनिया भर के लॉजिक्स लगा रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे होगा, ये तो लगा लिया आपने। तो ये तो दुनिया के लिए है, ये नकली खर्चे हैं, ऐसा कभी जेब से खर्चा गया ही नहीं। तो बेटा मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसीजन नहीं लेती, मैनेजमेंट एक एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसके बेसिस में डिसीजन लेती है, उसको मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बोलते हैं बेटा। उसके अंदर और भी बहुत चीजें बनती है, जैसे वेरिएंस रिपोर्ट्स, बजट, ये सब बनते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा पार्ट 1 में, ठीक है। अच्छा, तो जो आप इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो उसके अंदर दो प्रॉफिट्स दिखते ही दिखते, तीन प्रॉफिट जनरली दिखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखता है जिसको हम एबिट भी बोलते हैं, और लास्ट में नेट इनकम, फाइनल प्रॉफिट, बॉटम लाइन प्रॉफिट, है ना। लेकिन जब मैनेजमेंट अपनी प्रॉफिट बनाती है बेटा, उसको वहां पे चार प्रॉफिट दिखते हैं, उसके अंदर एक होता है एबिटा। ये पब्लिक डोमेन में नहीं दिखता, आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के देखिए, इनकम स्टेटमेंट खोल के देखिए, आपको कभी भी ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस गैप के अंदर इसको दिखाना अलाउड नहीं, सीधी बात है, क्योंकि उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन दिखाओ, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही नहीं होता। ऑब्वियसली बेटा वो अपने को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सीधी बात है। हाँ इसका कुछ इफेक्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जरूर दिखेगा, लेकिन ठीक है, खैर। तो
मैं यहां पे कह रहा हूं इंटरनल रिपोर्ट्स की। अब इंटरनल रिपोर्ट्स बेटा जनरली ऑडिटेड नहीं होती, मैंने शब्द यूज करा है जर्नली, ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स को ऑडिटेड भी करवाना पड़ता है, जबकि वो इंटरनल होती है लेकिन कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स बनाई अपने पर्सनल डिसीजन के लिए कि भाई मैनेजमेंट एक बार देखना चाहती है, मैं अपने हम खुद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अरे मैनेजमेंट अपनी बेटा कैश बेसिस में बनाए, किसको क्या पता, बेटा किसको क्या पता। आप एक कंपनी हो, आप कंपनी के मालिक हो, आप कैश बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कौन पकड़ेगा आपको? आपकी मर्जी, मेरी कंपनी है, मैं कैश में बना रहा हूं, तुम लोगों को तो मैंने एक्यूरेट बेसिस में बना के दे दी ना, बस खुश रहो। वहां पे क्यों घुस रहे हो बीच में? सीधी बात है। तो बेटा वहां पे एबिटा बनाते, अभी एबिटा बनाया, पता नहीं कौन सा ठीटा बनाया, हमको क्या फर्क पड़ता है, एबिटा बना रहे भाई, एबिटा बनाओ, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको एक बात बता देता हूं बेटा, ये जो बड़े बड़े क्या होते हैं ना, कंपनी होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, ये ज्यादातर एबिटा पे ही चलते हैं। एक फर्म अगर अपने आप को दूसरे से कंपेयर करती है बेटा, वो नेट प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करती, वो एबिटा एबिटा कंपेयर करती है। इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है, देखिए पहले रीजन बताने से पहले इसकी आपको एक फुल फॉर्म बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एबिटा बेटा, ये डा हटाओ, ठीक है, इसको डी हटाओ, अब क्या बचा? एबिट। अब एबिट से तो आप बेटा अच्छा खासा वो हो फेमिलियर। एबिट मतलब एक तरीके, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, एबिट जो है जनरली सीएमए यूएसए करिकुलम में आप दोनों के लिए इक्वल रखा गया, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल बता रखा है कि एबिट एंड ऑपरेटिंग इनकम्स इन रियल लाइफ आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होते बेटा, लेकिन सीएमए यूएसए करिकुलम में आपके लिए इक्वल रख दिया गया। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन अब आप इस एक ऐसी इनकम जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है ही, एक ऐसी इनकम जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से भी पहले है। अब इसका रीजन क्या है, मतलब हम ऐसा क्यों चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को टारगेट क्यों किया? अरे और भी तो खर्चे होते हैं धंधे के अंदर, अरे धंधे के अंदर ऐसे और भी तो खर्चे होते हैं, जैसे आपका सैलरीज हो गया, ये भी तो होता है, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग हो गया, ये भी तो होता है, ऑपरेटिंग लीज की पेमेंट हो गई, ये भी तो होता है, ये सब भी तो खर्चे हैं। आपने इनको क्यों टारगेट किया? आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ही क्यों कैलकुलेट समझ लिया भैया, अलग से इसको अलग से दिखा दिया? हाँ, इंटरेस्ट टैक्स समझ में आता है क्योंकि ऑपरेटिंग के खर्चे नहीं है, ये समझ में आता है, चलो, लेकिन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कुछ मजा सा नहीं आया। बताता हूं, देखिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो होते हैं ना बेटा, मैं आपको बात बताऊं, ये नकली खर्चे होते हैं, सीधी बात है, ये एक नकली खर्चा। आप कितना भी बोलो, कितना भी लॉजिक बोल दो बेटा, मैं तो यही बोलूंगा ये नकली खर्चे हैं। मैं तो बेटा पूरी ये मैंने कंपनी के मालिक लोग, मैनेजमेंट भी यही मानती है, अरे वो तो इसलिए इसके फेवर में रहता है क्योंकि इससे इसका टैक्स बचता है इनका। अरे आपको एक नकली खर्चा हो बेटा, बिजनेसमैन तो डाल ही देगा, अच्छा है नकली खर्चा भाई, खर्चा डल रहा है, अब खर्चा डलेगा चाहे नकली क्यों ना हो, इनकम तो कम होगी बेटा, इनकम तो रियल से कम हो जाएगी ना, लेकिन चाहे नकली खर्चे डालो, लेकिन इनकम तो कम हो जाएगी। अब इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स बच जाएगा, इसलिए वो इसके फेवर में रहता है, लेकिन एक्चुअली उनको भी पता ही नकली खर्चा है, तभी तो अपने इंटरनल रिपोर्ट्स में इसको डालते नहीं, एबिटा निकालना पड़ता है उनको। अभी नकली खर्चा क्यों है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, आपने एक मशीनरी ले ली $5 लाख की, $5 लाख, उसकी लाइफ 5 साल तक की है, 5 साल ही चलेगी, ठीक है, 5 साल चलेगी, सैलवेज वैल्यू जीरो मान के चलो, कबाड़ के भाव जीरो बिकेगी। तो भैया आप एक्यूरेट कंसेप्ट ये कहता है 1-1 लाख करके डाल दो, अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस में फॉलो कर रहे हो तो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसके हिसाब से आप मेरी बात मानते हो, हर साल 5 साल तक के लिए आप अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख का डेप्रिसिएशन डेबिट करते रहोगे। ये कुछ नहीं होती, एक तरीके से टुकड़ों में किस्तों में एसेट की वैल्यू डेबिट करते रहना, मतलब एक तरीके से मैं आपको बात बोलूं, ईएमआई में जैसे ईएमआई होती है ना इंस्टॉलमेंट्स में, एसेट की वैल्यू डालते रहना। सर हम 5 लाख का 5 लाख नहीं डाल सकते बेटा, 5 लाख का 5 लाख नहीं डाल सकते, अगर ये कैश बेसिस होता तो डाल देते। एक्यूरल का कहना यह है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, जैसे एएससी 606 में अगर आप जाएंगे उसके सब टॉपिक्स के अंदर, तो वहां पे आपको साफ साफ पता चलेगा, उसने ये साफ साफ बोल रखा है, रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना है, ओ सॉरी एक्सपेंस जो आपको डालने हैं, वो तभी आपको उस पीरियड के, वो पीरियड के डालने हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के डालने। तो सर हमने कौन से किसी और जमाने का डाल दिए, हमने जो 5 लाख की मशीनरी खरीदी है वो भी तो उसी साल खरीदी है, तो उसी साल का खर्चा है बेटा, उसी साल का खर्चा है, वो मानता हूं, लेकिन जो उससे खर्चा करके जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यूज आ रहे हैं वो आगे तक आ रहे हैं, वो 5 साल तक आ रहे हैं, वो डेफर्ड हो गए, आगे तक आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे। मेरी बात मानते हो ना, जैसे आपने मशीनरी खरीदी बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉशिंग मशीन घर में खरीद ली, अब आपने उस साल खर्चा करा, तो क्या बस उसी साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अब आगे वाले सालों में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ना बेटा, 10 साल चलेगी आगे, आपके सोचते हो। तो अकाउंट्स ये कहता है यार, तुमने जब उसका खर्चा करा तो बस उसी साल की जो उससे इनकम तुम्हें मिल गई, जो उसके बेनिफिट मिला, बस उतना दिखाओ, बाकी रेस्ट अगले सालों में दिखाते रहना, मतलब जैसे जैसे मिलती रहेगी वैसे वैसे दिखाते रहना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेस का चिप्स खरीदा 10 रुपए का, यहां पे अकाउंट ये कहता है आपने 10 रुपए का खर्चा करा, ठीक है, लेकिन डालना 10 रुपए नहीं है। अगर आपने लेस का चिप्स खाया
सोचो अभी बस आधा ही खाया, मतलब आपको अभी बेनिफिट कितना मिला, 50%। तो बेटा आप यहाँ पे 10 रुपए का खर्चा पूरा डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि 10 रुपए का खर्चा करके अभी आपको 50% ही बेनिफिट मिला है, तो आप 5 रुपए का ही खर्चा दिखाओगे 1 साल का, और बाद में जब आपने दूसरे साल पूरा बाकी बचा हुआ चिप्स खा लिए, तो फिर अगले साल 5, ऐसे 10 रुपए पूरी कॉस्ट डेबिट होगी। ये डेप्रिसिएशन का फंडा है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक में बता दिया। हालांकि जब हमारा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वाला कंसेप्ट आएगा आगे जाके, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको यूएस गैप की बातें नहीं बताई, आईएफआरएस की बातें नहीं बताई, अभी वहां पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डिटेल। बात मेरी मतलब क्या है, ये नकली खर्चा। बेटा अब आप मुझे बात बताओ, अब ठीक है, अरे ठीक है भाई, समझ गए लॉजिक आपका, सर समझ गए, ये एक्चुअल बेसिस इतना बेनिफिट, ये वो, जब देखो लॉजिक आ जाता है, ठीक है। तो हर साल 1 लाख रुपए डेबिट कर देंगे, ये भी समझ गया, ये भी समझ गए, हर साल 1 लाख रुपए डेबिट करते रहेंगे इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इनकम स्टेटमेंट में खर्चा डेबिट करते हो, इसका मतलब आपका खर्चा हुआ होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रियलिटी में आपका खर्चा कितना हुआ है, $5 लाख। आपकी जेब से कितने गए हैं, $5 लाख मशीनरी को खरीदने के लिए, लेकिन इनकम स्टेटमेंट दिखा कितना रही है। आयरनी देखो बेटा, आपकी जेब से 5 लाख गए, लेकिन इनकम स्टेटमेंट 1 लाख दिखा रही है। भाई साहब बहुत अच्छा। नहीं मतलब हमारी जेब से 5 लाख गया, और तुम कहोगे हमारी हमारी जेब से दुनिया को ये दिखा रहे हो, दुनिया को ये बता रहे हो हमारी जेब से 1 लाख गया। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। यही है, ये नकली खर्चा है, करना पड़ता, क्या करें, करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यूएस गैप के हिसाब से बनाना, यूएस गैप के हिसाब से बनाना तो डेप्रिसिएशन डालना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया पहला लॉजिक। तो बेटा कंपनी जो होती है ना, कंपनी, मेरी बात सुनो, वो उसको तो पता है नकली खर्चा, उसकी जेब से थोड़ी ना, उसकी जेब से तो 5 लाख गया है ना, तो वो तो बेटा पूरा वो बनाती है, ठीक है। तो वो तो पूरा $5 लाख दिखा के बेटा अपना देखती है हिसाब किताब। दूसरा रीजन, मेरी बात सुनो, क्योंकि ये नकली खर्चा है, इससे एक एनालिसिस अच्छा नहीं आता ना बेटा। अब मेरी बात सुनो, गल्ले में तो बेटा, गल्ले, मेरी बात बोलो, गल्ला मतलब कैश बॉक्स, ठीक है, कैश बॉक्स में से तो बेटा 5 लाख की कटौती हो गई ना। अरे रियल लाइफ में जब गल्ला खोलोगे, कैश बॉक्स खोलोगे, वहां तो 5 लाख की कटौती दिख रही है ना, सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट का अगर आप गल्ला खोलोगे, मतलब नेट प्रॉफिट, बेटा वहां पे तो बस 1 लाख से कटौती है, 1 लाख से प्रॉफिट कम है। हमारे रियल लाइफ में तो लेकिन 5 लाख से कम है भैया, 5 लाख से डाउन है, सीधी बात है। मतलब रियल लाइफ में जो मेरा कैश फ्लो है वो 5 लाख का है, 5 लाख का आउटफ्लो है कैश का, लेकिन इनकम स्टेटमेंट दिखा रही है सिर्फ 1 लाख का आउटफ्लो, इनकम स्टेटमेंट से ऐसा दिख रहा है। लेकिन तो बेटा ये एक नकली खर्चा है, तो बेटा ये नहीं दिखाया जाता, ये कभी कंपनी यूज नहीं करती। अरे नकली है, ऐसा असली में थोड़ी ना हुआ, तो नेट प्रॉफिट भी झूठा है। अरे जब आप झूठा खर्चा डाल रहे हो, तब क्या मुझे बात बताओ, प्रॉफिट भी झूठा आएगा, नहीं आएगा, झूठा प्रॉफिट आएगा। दुनिया को ऐसा लग रहा है क्या प्रॉफिट कमा ले, क्या प्रॉफिट का मजा आ गया, अरे झूठा है वो प्रॉफिट तुम्हारा, जिससे तुम्हारा वो प्रॉफिट निकल के आया है। सीधी बात है भाई, सीधी बात है, ठीक है। ये तो एक लॉजिक है। अब दूसरा लॉजिक सुनो बेटा, कंपनी जो है ना, सोचो ये ए कंपनी, ये बी कंपनी से अपने आपको कंपेयर करना चाहती है। बेटा ये कभी भी नेट इनकम से कंपेयर नहीं करेंगे अपने आपको, नेट इनकम से कंपेयर नहीं करते, नहीं करते बेटा। अगर आपने कभी अकाउंट्स इंडस्ट्री के अंदर काम करा तो शायद आप मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। वो कभी भी नेट इनकम को कंपेयर नहीं करते, वो हमेशा एबिटा कंपेयर करते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बताऊं, हर कंपनी में जो डेप्रिसिएशन बेस होता है, डेप्रिसिएशन लगाने की धारणाएं होती है, जम्पशंस होती है, वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री, ये जो कंपनी ए है, ये सोचती है यार मेरी जो मेरी कंपनी में मशीनरीज हैं, मेरी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी है वो 10% के रेट से घिस रही है, वो 10% के रेट से घिस रही है, वो ऐसा मान रहा है, तो बेटा वो 10% कॉस्ट डेबिट करता होगा हर बार अपनी मशीनरी की। लेकिन यही भी ये कहता है नहीं नहीं, मेरी मशीनरी ज्यादा चलती है तो मेरी ज्यादा घिस रही है, 15% के रेट से घिस रहा है, तो बेटा ये 10% से रेट से घिस रहा है, ये 15% के रेट से गिर रहा है, तो डेप्रिसिएशन का रेट फर्क आ रहा है। अब डेप्रिसिएशन का रेट पता है, डेप्रिसिएशन का दोनों का एक्सपेंस फर्क आएगा। अब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फर्क आएगा तो नेट प्रॉफिट में दोनों का फर्क नहीं आ जाएगा। तो बेटा जब आपका एक तो नकली प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट भी तुम दोनों का डिफरेंट आएगा, क्यों? क्योंकि तुमने डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग ले रखे हैं। बेटा एक पुरानी कहावत है ना, जैसे आप स्टैंडर्डाइजेशन को ही कंपेयर कर सको, बेटा आप टमाटर को टमाटर से ही कंपेयर करोगे, सेब को सेब से ही करोगे, मैंगो को मैंगो से ही करोगे, ऐसे थोड़ी ना आप मैंगो को वाटरमेलन से कंपेयर कर लोगे। दोनों का अलग है, दोनों का अलग वाटर रिटेंशन है, हर चीज का अलग अलग मामला। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन करनी है ना, यहां पे आप 10% का बेस ले रहे हो, यहां पे तुम 15% का बेस ले रहे हो, या तो मेरी बात सुनो, ये चीज ठीक हो सकती है, ये चीज ठीक हो सकती है। कैसे? आप दोनों का बेस कॉमन ले लो। अरे या तो तू इसका 10% से 15% बना ले, या तू 15% को 10% बना ले, इक्वल इक्वल कर लो ना, तो ठीक है, फिर कर लो। लेकिन फिर दिक्कत आ जाएगी बेटा, ये भी तो दिक्कत है। अरे ये तो ऊपर से डेप्रिसिएशन दिखाना, वो तो है झूठा, ऊपर से तुम और झूठा रेट ऐड कर लो। अरे अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में तुमने इसका 10 का 15% कर दिया, तुमने स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में इसका 10 का 15% कर दिया ताकि मैच हो जाए। अरे इससे ताकि मैच हो जाए,
लेकिन भैया मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये 15% आपने दिखा तो दिया, लेकिन बेचारे की एक्चुअली मशीन की कितने रेट से घिस रही है? 10%। तुमने दिखा कितना दिया कंपैरिजन के चक्कर में? बस 15%। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू का उल्लंघन है, यूएस का अलाउ नहीं करेगा। हाँ मेरी बात सोच रहे बेटा, ये कहीं लिखा नहीं है किताबों में, मैं आपको रियल लाइफ एनालिसिस बता रहा हूं जैसे चलता है मार्केट के अंदर, ठीक है? ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं बता रहा हूं आपको क्या लॉजिक है, ये यूएस गैप की धारणा बता रहा हूं। क्यों नहीं हुआ ऐसा? आपके मन में डाउट आ सकता है, सर क्या दिक्कत है, स्टैंडर्डाइजेशन ही करनी है ना, तो इसको 10 का 15% बना लेंगे या इसको 15 से 10% बना लेंगे। अरे भैया 10 से 15% ठीक है बना तो लोग, लेकिन दिक्कत फिर हो जाएगी, तुमने झूठी चीजें लोगों को पोर्ट्रे करी है। अरे तुम्हारी मशीनरी एक्चुअली किस रेट से घिस रही थी? 10%, लेकिन तुमने दिखाया कितना? 15%। तो तुम हो सकता है टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, सरकार पकड़ ली हो टैक्स प्लानिंग कर रहा है। सर ज्यादातर बेटा यूएस गैप के अंदर पता डेप्रिसिएशन रेट्स अलग अलग दे रखे हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ठीक है? तो ऐसे होता बेटा। तो यूएस गैप ये तो फिर ट्रू एंड फेयर का उल्लंघन हो गया, तो फिर से यूएस गैप का उल्लंघन हो गया। यूएस गैप कह रहा है ये तो बदतमीजी दे गया, ये तो झूठी चीज है, वैसे ही नकली खर्चा डाल रहे हैं। अरे डेप्रिसिएशन नकली खर्चा ही है, ऊपर से झूठा रेट भी डालेंगे बस कंपैरिजन करने के लिए। वे कंपैरिजन के चक्कर में तुमने ऐसी तैसी कर दी ट्रू एंड फेयर व्यू की प्रिंसिपल जो है, सीधी बात है बेटा। तो ये नहीं हो सकता था चाह के, तो बेटा बीच का जुगाड़ निकाल लिया। बीच का जुगाड़ क्या भाई? जो जड़ है ना उसी को खत्म कर दिया बेटा। जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, कंपैरिजन जिससे नहीं हो पा रहा एक फर्म का दूसरी फर्म, किसकी वजह से नहीं हो रहा? डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं हो पा रहा ना। अरे क्योंकि इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है, स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं कर सकते, वरना ट्रू एंड फेयर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो क्या करें? ले, जो सोर्स है ना उसी को हटा दिया, लो सोर्स को ही खत्म कर दिया। ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को इंक्लूड ही नहीं करेंगे भैया कंपैरिजन के लिए, बस कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो यहां पे इन कंपनी ने बेटा बीच का रास्ता निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये हमारा जो ये रोड़ा बीच में पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? डेप्रिसिएशन पड़ रहा है ना, ये हम दो इंडस्ट्रीज को कंपेयर नहीं होने दे रहा, हटा इसको, चाटा मार के बाहर निकाल दिया इसका, निकल गया वो बाहर। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, अब आपके पास एबिट है बेटा, आपके पास एबिट है ना, आपको ये एबिट ए की बी से एबिट से कंपेयर करनी है। मसला ये है बेटा, एबिट आपको पता, एबिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम। अब बेटा एबिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम, ये जब निकलती है इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी माइनस होता है। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी लेवरेज रेशियो में समझा चुका बेटा, ऐसे मत देखो मुझे, ठीक है? एबिट जब भी आप निकालते हो इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करके निकलता है। अरे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, मतलब सारे खर्चे उर्चे सब माइनस करके आप घर जा रहे थे, फिर ये दो व्यक्ति बचे थे इंटरेस्ट एंड टैक्स, बस इन्हीं को प्रणाम करके हम सीधा घर जाते थे, ठीक है? इसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस है। अब बेटा माइनस हो जाएगा तो पाप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हो गया। तो अब कंपैरिजन कैसे करें? अरे दोनों इंडस्ट्री ने अपना अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ना, इसने 10% के रेट से माइनस कर दिया, इसने 10% के रेट से माइनस कर रखा है, माइनस है इसके अंदर 15% के रेट से माइनस। अब क्या करें? तो बेटा क्या करे, सीधा सेकंड क्लास का कंसेप्ट है। जब इसके अंदर ऑलरेडी 10% माइनस है तो दोबारा एड बैक कर दो ठीक करने के लिए। तो अब बेटा आपके अंदर इसका 10% माइनस है ना, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करना, उसको चाटा मार के बाहर निकालना है, तो क्या करें? दोबारा एड बैक कर दो। तो जब आप दोबारा एड बैक कर देंगे तो ये इनकम आपके पास आ जाएगी जो इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले तो है ही, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से भी पहले, मतलब एक ऐसी इनकम जिसके अंदर अभी आपने डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अभी अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं करा। यही तो हमको इनकम चाहिए, अरे यही तो इनको इनकम चाहिए। तो बेटा आपके पास अब जो इनकम आएगी, देखो ये माइनस माइनस हो गया, अब जो आपके पास आएगी वो आएगी इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले तो है ही, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से भी जो पहले आएगी, सीधी बात है। और यहां पे भी बेटा जो आएगी बेटा वो सीधी सीधी बात है, इनसे पहले आएगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब क्योंकि यहां पे बेटा आपने नकली खर्च, एक तरीके से नकली खर्चा ना, एक तरीके से आपने नकली खर्चा दोबारा ऐड बैक कर दिया, तो आपकी जो इनकम है ना बेटा वो नकली खर्ची भी नहीं रही। अब बेटा एबिट जो इनकम होती है जनरली, जो ऑपरेटिंग इनकम होती है, नकली इनकम होती है, क्योंकि आपने असली इनकम में से नकली इनकम माइनस करा, नकली खर्चा माइनस करा, तो नकली इनकम ही आएगी। अरे जब आप नकली खर्चा माइनस कर रहे हो तो आपकी इनकम भी तो नकली आएगी ना, सीधी बात है। तो लेकिन जब आपने नकली खर्चा दोबारा एड बैक कर दिया तो आपकी इनकम दोबारा ठीक हो गई, आपकी असली इनकम आ जाएगी, रियल इनकम आ जाएगी आपकी बेटा, रियल इनकम आ जाएगी। एक तरीके से हम रियल इनकम या कैश इनकम भी बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से कैश इनकम, रियल इनकम या कैश इनकम। अब बेटा बिल्कुल कैश इनकम है ना, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अरे आपकी जेब से असली में कोई कैश का खर्चा थोड़ी ना ऐसा निकला है, $1 का निकला है क्या? तो रियल लाइफ और कैश एक्सपेंसेस, सीधी बात, कैश एक्सपेंस बेटा, ठीक है? ओके, यहां से मैंने आपको लॉजिक बताया एबिटा क्यों निकल के आया। अब मेरी बात सुनिए, एबिटा क्या है बेटा? एबिटा जो होता है ये तीनों पेमेंट का सोर्स होता है।
मैंने जैसा आपको बताया था, जो एबिट होता है, एबिट एबिट कि किन दो चीजों का सोर्स होता है। अरे मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका बेटा, आप मेरी क्लासेस आप सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं देख रहे हो, मेरी पहली बात ये सुन। ऐसी शक्लें बनाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, सीधी बात है। आपको मेरी क्लासेस जो है ना सीक्वेंस वाइज में देखनी। मैंने ऑलरेडी आपको लेवरेज रेशियो में इन डिटेल बता रखा है कि जो एबिट होता है वो दो चीजों का सोर्स होता है देने का, वो है इंटरेस्ट और टैक्स का। इंटरेस्ट और टैक्स देने का सोर्स होता है वो, ठीक है। इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट आप हमेशा एबिट से करते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी तो एक खर्चा है, उसको देने का कौन सा सोर्स है? उसको देने का सोर्स बेटा एबिटा है। एबिटा यहां लिखा है ना, एक ऐसी अर्निंग जिसमें अभी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, टैक्स नहीं हो, तो ये सीधा सीधा बेटा एक बात बोलूं, सीधा सीधा ये तीन खर्चों का सोर्स होता है। ये सीधा सीधा तीन खर्चों का सोर्स है। एक तो इंटरेस्ट का सोर्स तो है, टैक्स का सोर्स भी है, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का सोर्स भी है। तो तीनों का सोर्स है बेटा ये। तो ये एक बाप इनकम है, सीधा सीधा बात बोलो, ये एक ऐसी बाप इनकम है। तो यहां से इंडस्ट्री एबिटा को अपनी दूसरी एबिटा से कंपेयर करती है, क्योंकि उनको शांति मिलती है। वो ये देख रहे हैं यार, हमारी एबिटा ये तीन खर्चों का सोर्स है, क्या हमारी तीनों खर्चों का सोर्स कर पा रही है? फिर वो देखेंगे हाँ कर तो रही है, अच्छा कुछ नहीं है, अपने से संतुष्टि तो होगी नहीं कभी लाइफ में, दूसरों को देखेंगे। अब देखेंगे मेरा पड़ोसी कैसे कमा रहा है, अब पड़ोसी का एबिटा तो इतना हो रहा है, अब वो भी कर पा रहा है, और वो तो मेरे से ज्यादा ही कर पा रहा है। अभी वो तो अपने सेल्स का बहुत ज्यादा परसेंटेज एबिटा में कन्वर्ट कर पा रहा है। बेटा जितना ज्यादा आप सेल्स का एबिटा में कन्वर्ट कर पा रहे हो, आपका उतना ज्यादा ये खर्चा ज्यादा जल्दी कवर्ड हो जाएगा, और उतना ज्यादा रेसिडुअल आपका क्या नेट इनकम आएगा। अरे जितना ज्यादा, पहली बात आपने बेटा एबिटा में कन्वर्ट करा सेल्स को, तो बेटा एबिटा जितना बड़ा आएगा तो आपके इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। अरे उठा सकते हो ना खर्चा, जितना बड़ा आएगा और खर्चे भी कवर हो जाएंगे तो उतना बड़ा आपका रेसिडुअल अमाउंट भी होगा। सीधी बात है बेटा। आ जाते बेटा अब रेशियो रेशियो खेलते हैं। चलिए आइए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ बेटा। ये है नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारा है बेटा ये, ठीक है, कितना ये 2 करोड़, 2 करोड़ की नेट सेल्स है। फिर हमारी ये कॉस्ट भी, ये कॉस्ट भी दे रखी है, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख की ये दे रखी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इन दोनों को ऐड कर लेना बेटा अलग से, ठीक है, हमेशा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा 4 लाख। इनकम टैक्स हो गया, नेट इनकम सब दे रखा, भाई दुनिया भर का मामला दे रखा है। मैं आपको 2 तरीके से एबिटा निकाल के बताऊंगा बेटा, 2 तरीके से, बहुत आसान है। अरे मैंने एक तरीका तो आपको बता ही दिया एबिटा कैसे निकलता है। जो फॉर्मूला रट रहा है ना बेटा, वो तो अभी क्लास छोड़ दे, छोड़ दे क्लास, कोई फायदा नहीं है रटने का। अरे भाई वो पक जाएगा फिर मेरी क्लास में, क्योंकि मैं उसको और इतने मैं आगे क्लासेस में इतने मैं हर चीज लॉजिक से पढ़ाऊंगा। अगर वो रट रहा है कि उसको रटना है तो भाई यहाँ पे आपको वो चीज डिलीवर नहीं होने वाली, आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, सीधी बात है। हम तो लॉजिक से बात करेंगे भैया। एबिटा कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकला, नाम बताए, एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। मतलब एबिट अगर हमारे पास है, सीधी बात, अगर मेरे पास एबिट है, ठीक है, मतलब एबिट से भी पहले डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अरे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ना, तो एबिट इसके अंदर तो सिर्फ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब एबिट में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस हो रखा है। तो आप क्या करोगे, दोबारा एबिटा निकालने के लिए इसके अंदर एड बैक कर दोगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एड बैक कर दो, तो आपके पास एबिटा निकल के आ जाएगा, मतलब बिफोर पे आ जाओगे आप। सीधी बात, अगर आप एड बैक कर दोगे तो बेटा ये एबिट होता है, इसमें से आप लेस करते हो। ओ सॉरी, देखिए यहां पे मेरी बात, ये है एबिटा। ये एक ऐसी अर्निंग है जिसमें ना अभी इंटरेस्ट का खर्चा माइनस हुआ, ना टैक्स का खर्चा माइनस हुआ, ना डेप्रिसिएशन का, ना अमोर्टाइजेशन का, ठीक है। अब आपने बेटा पहली चीज यहां पे माइनस करी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सीधी बात है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो फाइनल अमाउंट है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, एबिट। अब इसको एबिट क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? अरे क्योंकि अब ये नो लॉन्गर बिफोर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन रही, क्योंकि इस एबिटा में से आपने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया ना, तो अब क्या बचा, ये तो दोनों निकल गए, ये दोनों चले गए घर छोड़ के, अब क्या बचे, एबिट बचे, तो एबिट बचे, ठीक है भैया, एबिट बचे, ठीक है, अब एबिट बचे। अब एबिट में से भी बेटा आप क्या करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे, ठीक है भैया। अब क्या बचा, अब बचा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स बचा, अब टैक्स भी जब आप माइनस कर दोगे, लेस टैक्स, तो बेटा आपके पास नेट इनकम आएगी। ये है कहानी, ये है इनकम स्टेटमेंट का हायरार्की जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरी फॉर्मूला वाला गेम सुनो बेटा, मुझको एबिटा निकालना, कैसे निकालोगे, दोबारा बेटा मैथमेटिक्स है। इस एबिटा के अंदर ये जो माइनस हो रखा था, अगर आप दोबारा एड बैक कर दोगे तो क्या आप दोबारा पीछे नहीं चले जाओगे इस जमाने में, एबिटा पे, एबिटा पे पहुंच जाओगे। तो यही फॉर्मूला था, इसे कहते हैं फॉरवर्ड अप्रोच। ये है फॉरवर्ड अप्रोच मेथड। एक होता है बॉटम अप्रोच मेथड,
एक तो है अपवर्ड, एक बॉटम अप्रोच है। बॉटम मतलब नीचे से ऊपर जाना, मतलब नेट इनकम से भी जा सकते हो बेटा। कैसे जाओगे? बस कुछ नहीं करो, ऐड बैक करते रहो यार, ऐड बैक करते रहो बेटा। देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो। अगर आप बेटा नेट इनकम में अगर ये टैक्स ऐड बैक कर दो, अगर नेट इनकम के अंदर आप टैक्स ऐड बैक कर दोगे तो पहली बात आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीटी आ जाएगा। ये लो, टैक्स ऐड बैक कर दिया, आपके पास ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से ये क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास ईबीटी निकल के आ जाएगा। अच्छा मान के चलो ईबीटी अभी, ठीक है। अच्छा इस ईबीटी के अंदर आप जब इंटरेस्ट का खर्चा प्लस कर दोगे, दोबारा दोबारा इंटरेस्ट का खर्चा प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एबिट निकल के आ जाएगा। एबिट निकल के आ जाएगा। अच्छा इस एबिट के अंदर जब आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन प्लस कर दोगे, वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? फिर आपके पास एबिटा निकल के आ जाएगा। अब समझे बेटा लॉजिक? एबिटा तब आपके पास निकल के आ जाएगा। तो नीचे से भी चल सकते हो, मतलब बस भाई जो 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 आपके खर्चा ऑलरेडी आपने माइनस करे उनको ऐड बैक करते चलो। अब मैं ये रटवा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं। ये देखो नेट इनकम में दोबारा ऐड बैक करो, इसको ऐड बैक करो, इसको ऐड बैक करो, आप वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बेटा मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिया। पहले हम क्या करेंगे? हम पहले ऊपर वाले मेथड से चलेंगे, मतलब सीधी सीधी बात है, एबिटा ही निकाल लेंगे। अच्छा एबिटा निकालने के पहले आपके पास एबिटा हमको तो निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था पहला वाला? एबिटा सॉरी एबिट प्लस डेप्रिसिएशन उसमें ऐड बैक कर दोगे तो आ जाएगा। तो एबिट कैसे निकालेंगे? एबिट बेटा निकालना आता है, पिछली क्लास में निकाल के बता चुका हूं। एबिट मतलब आपके करिकुलम के हिसाब से मतलब ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालोगे भाई? ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला क्या है? अरे ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम मतलब एबिट एबिट निकल के आ जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है बेटा? हर चीज देखो इसमें टुकड़ों में दे रखी है, इन दोनों को माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, तो ये हमारा आ गया 80 लाख। 80 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इसमें आप जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो एबिटा निकल के आ जाएगा, एबिटा निकल के आ जाएगा। ये देखो ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दो भैया 80 लाख में से 30 लाख उड़ा दिए, 80 लाख में से बेटा 30 लाख उड़ा दिए तो क्या क्या? अच्छा ये भी तो है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अरे बेटा ये भी तो एबिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ये है, ये और ये भी तो है। अभी हमको बेटा सीधा अभी एबिटा निकालने की जीनियस बनने की जरूरत नहीं कि हम सीधा निकाल देंगे एबिट। आराम आराम से चलो, पहले एबिट निकाल लो। एबिट निकाल लो, कैसे निकालते हैं? सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करके, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है। ठीक है, अरे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है तो ऑपरेटिंग का खर्चा है ना। अरे आपके घर की एसेट थोड़ी ना घिस रही है, फैक्ट्री की एसेट घिस रही है, तो ऑपरेट धंधे की एसेट घिस रही है, धंधे का ही खर्चा है भाई। ठीक है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना देख लो, 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख और ये हो गया 42 लाख। तो बेटा 42 लाख ऑपरेटिंग खर्चा आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 80 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 42 लाख, तो भैया आ गया हमारा 38 लाख एबिट ऑपरेटिंग इनकम। हमारा बेटा यहां पे आया है, अभी एबिट आया है, एबिट अभी सिर्फ एबिट आया। अच्छा मेरे पास एबिट आ गया, अब मुझे एबिटा निकालना है। अगर आप इसके अंदर अगर आप इस अभी हमारे पास एबिट आ गया, मुझे एबिटा निकालना। अगर आप इसके अंदर ये डेप्रिसिएशन, इस एबिट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, जो पहले माइनस हो रखा था एबिटा में से, ऐड बैक कर देंगे तो क्या आप एबिटा पे नहीं पहुंच जाओगे। तो बेटा यहां पे वो ये देखो एबिट के अंदर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड बैक कर दिया। ये सब फॉरवर्ड रटनी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट दिमाग के अंदर रखनी है बस। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर इनकम स्टेटमेंट रखी है, आप बेटा कभी भी लाइफ में फॉर्मूला नहीं रटोगे। एक अच्छा अकाउंटेंट कभी भी फॉर्मूला नहीं रखता, फॉर्मूला सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए होती है। फॉर्मूला बेटा मैथमेटिशियंस के लिए होती है। ये तो बस एक मैथमेटिक्स का हम सहारा ले लेते हैं। एक्चुअली अकाउंट्स में मैथमेटिक्स का कोई गेम नहीं है, सब लॉजिक से चलता है। अरे वो अकाउंटेंट ही क्या जो बेटा बिना अकाउंट्स और स्टेटमेंट के मैथ्स अकाउंट्स बना रहा है। तुम मैथ्स लेके अकाउंट्स कर रहे हो बेटा, अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं बन पाओगे। हाँ अच्छे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बन जाओगे, वहां मैथमेटिक्स का गेम है, अगर वहां लगा रहे हो। अकाउंट्स में जो लगा रहा है वो अच्छा अकाउंटेंट नहीं। जो इनकम स्टेटमेंट से फॉर्मूला बना ले वही असली अकाउंटेंट है। क्योंकि आप हो अकाउंटेंट तो आपको अकाउंट्स का सहारा लेना है चीजों को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स का सहारा नहीं लेना है। तो बेटा ये फॉर्मूला बने कैसे है, कैसे बने? आइंस्टाइन की तरह वो कौन है, वो न्यूटन की तरह एप्पल टपक गया, फॉर्मूला टपक गया आपके सर पे? नहीं, इनकम स्टेटमेंट से डिराइव करा है, तो करा है ना, ये लो डिराइव करा। तो ऐसी ऑल्टरनेट ये भी देखो, ये है बॉटम अप्रोच। ये तो भी मैंने आपको जो ऊपर बताई, पहले इस पे कर लेते हैं। एबिट हमारे पास 38 लाख आया था, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का खर्चा है तो बेटा 50 लाख आपका आ गया एबिटा। ये जो इनकम है ये तीनों खर्चों का सोर्स है आपका, टैक्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट का खर्चा। अब इस 50 लाख को आप अपनी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे, क्योंकि ये प्रॉपर इनकम है, इसके अंदर दोनों का डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। अरे नकली खर्चे हैं, नकली खर्चों को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई, सीधी बात है। अच्छा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नीचे से जाके नेट इनकम निकाल लो। नेट इनकम कैसे निकालेंगे बेटा? आप इस नेट इनकम में आपको वैसे इसने निकाल के दे दी 26 लाख है। अच्छा 26 लाख के अंदर वो इंटरेस्ट का खर्चा ऐड बैक कर दो, टैक्स का खर्चा, पीछे चलते रहेंगे, इंटीग्रेशन चल रही है।
डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो, फिर भी 50 लगाएगा। दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप फॉरवर्ड अप्रोच यूज करो या बॉटम अप्रोच यूज करो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, आपने कोई गड़बड़ कर दी है, मतलब आपने नेट इनकम निकालने में शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। बेटा थैंक्स टू द एग्जामिनर, उसने हमको ऑलरेडी नेट इनकम निकाल के दे रखी है, वरना बेटा एग्जाम में तो इतने जालिम भी हो जाते हैं, वो नेट इनकम भी नहीं देते हैं, वो तो इतने जालिम हो जाते हैं। अच्छा वो तो और भी इतने, अगर कुछ ज्यादा ही खिसिया हुआ है बेटा, वो तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी नहीं देगा, वो भी निकालना पड़ेगा। वो आपको दे देगा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इतनी है, सैलवेज वैल्यू इतनी है। अब बताओ, ये लो सारा तो खुद ही करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ेगा बेटा। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंपल सारे होते हैं, लेकिन वही है ना, उसको बस खुजली है आपको छेड़ने की बेटा, सीधी बात, ठीक है, डरना नहीं है। तो बेटा ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेट सेल्स मतलब नेट से, अब मैंने पूरे साल सेल्स कितनी करी, 2 करोड़ की। अब 2 करोड़ की सेल्स करके मैंने एबिटा में कितना कन्वर्ट कर लिया, 50 लाख। मतलब मैंने 25% बेटा मैंने अपना एबिटा में कन्वर्ट कर लिया। 25% मेरा सेल्स का मेरा एबिटा है। अब इससे मैं 25% से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन उड़ाऊंगा, इंटरेस्ट का खर्चा उड़ाऊंगा, टैक्स का खर्चा उड़ाऊंगा, फाइनल जो मेरा नेट इनकम बचेगी वो मैं घर लेके जाऊंगा। तो ये था बेटा आज हमारा एबिटा का कंसेप्ट। अगली क्लास में थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस की बात करेंगे और अपनी नेक्स्ट रेशियो जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।